Good morning, all of you. So let's start with our daily analysis of the Hindu newspaper dated 10th of January. So on the first page, there are two news which are important. So the title of the first news says, Bolsonaro backers storm state institution. Lula says ex-president egging them on. So यहाँ पे बात हो रही है ब्राज़ील विच इज़ अ साउथ अमेरिकन कंट्री, और वहाँ पे भी क्या हुआ है कि बेसिकली बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हमें देखने को मिल रहा है। अब ये प्रोटेस्ट किस चीज़ का है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बाद थोड़ा सा कंटेक्स्ट भी समझेंगे। और ये जो न्यूज़ है इसके बारे में आज ही के न्यूज़पेपर में वर्ल्ड सेक्शन में भी इसका फर्दर एलैबोरेशन यहाँ पे देखने वाले हैं। सो बेसिकली ब्राज़ील में हुआ क्या कि 2022 में जो अक्टूबर है वहाँ इलेक्शंस हुए थे ब्राज़ील में, और उसके बाद क्या हुआ कि जो एक लीडर है बाय द नेम लूला डी सिल्वा, और पहले जो वहाँ के प्रेसिडेंट हुआ करते थे दैट इज़ जेयर बोल्सोनारो। तो जेयर बोल्सोनारो जो इनकम्बेंट प्रेसिडेंट थे उनकी हार हो गई वहाँ पर चुनाव में, बिकॉज उनके द्वारा लोगों के द्वारा बताया जाता है कि कोविड का मैनेजमेंट उनके द्वारा प्रॉपर्ली नहीं हो सका, इकोनॉमिक स्थिति बहुत उनके अंडर में बहुत ख़राब थी। तो उसी के बाद जैसे ही यहाँ पर चुनाव हुए तो उसका परिणाम ये आया कि लूला डी सिल्वा जो एक लेफ्टिस्ट लीडर है उनको यहाँ पर ब्राज़ील की जनता ने चुन लिया। अब क्या हुआ यहाँ पर, जैसे ही जनता ने चुना तो उसके बाद क्या हुआ कि जेयर बोल्सोनारो के जो समर्थक हैं उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे प्रोटेस्ट स्टार्ट किया। तो प्रोटेस्ट, हालांकि इनिशियली जो प्रोटेस्ट था वो इतना वॉसिफेरस नहीं था, इतना खतरनाक नहीं था, बट जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, अभी रिसेंटली हमने लास्ट संडे को देखा 8th of January को कि जेयर बोल्सोनारो के जो समर्थक हैं, उनके जो साथी हैं, उनमें से काफ़ी लोगों ने यहाँ पर अपना रोष जाहिर करते हुए कि जो सरकार है जो गलत तरीके से चुनी गई है और कहीं ना कहीं इलेक्शंस को फोर्स उन्होंने बता दिया, तो उन्होंने जो ब्राज़ील की कांग्रेस है, ब्राज़ील की जो सुप्रीम कोर्ट है, प्रेसिडेंट्स है, तो उनके हाउस उन सब के ऊपर कहीं ना कहीं कब्जा कर लिया। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से वो उनके ऑफिस में चले गए वो अपने आप में दिखाता है कि अगर हम बात करते हैं ब्राज़ील की जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और डेमोक्रेटिकली वहाँ पर इलेक्शंस हुए, बट जिस तरीके से लोगों ने जो है मैंडेट आया है इलेक्शंस का उसको कहीं ना कहीं दरकिनार यहाँ पे कर दिया है। सो अब यहाँ पर देखा जाए तो क्या चैलेंज है सबसे बड़ा, काफ़ी सारी कंट्रीज़ ने यहाँ पर समर्थन किया है ब्राज़ील का कि इस तरीके के प्रोटेस्ट नहीं होने चाहिए, और हम ब्राज़ील की गवर्नमेंट के साथ जो अभी जो करंट गवर्नमेंट है अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ लूला, मिस्टर लूला, उनके साथ हम यहाँ पे साथ में। अब यहाँ पे बात आती इंडिया का क्या स्टांस है। इंडिया के हमेशा से अच्छे रिलेशन रहे ब्राज़ील के साथ। हम इब्सा में दोनों देश जो है मतलब ऑलरेडी साथ में है, इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, और उसके साथ साथ ब्रिक्स में जो हमारा ग्रुपिंग है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका का, उसमें मेंबर है। अलॉन्ग विद G4 में भी, G4 में ब्राज़ील है, देन इंडिया है, देन दिस जापान इज़ देयर। सो ये चारों देशों, मतलब कहीं ना कहीं अगर ब्राज़ील की अगर मैं बात करता हूँ तो ब्राज़ील के साथ हमारे अच्छे, और जर्मनी, सो ब्राज़ील के साथ हमारे काफ़ी अच्छे रिलेशन है। तो जिस तरीके से हमने कहीं ना कहीं सरकार का समर्थन नहीं किया, क्योंकि जेयर बोल्सोनारो की अगर मैं बात करता हूँ तो 2020 में 2020 में जो हमारे देश में रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन था तो उस समय उनको चीफ गेस्ट बुलाया गया था, बट अब वो चुनाव हार गए। बट हमने क्या किया है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने, हमारे देश के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पर क्या लिखा है और एक ट्वीट भी किया है कि रेस्पेक्ट डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन सेज मोदी। सो उन्होंने अपने ट्वीट के जरिए कहीं ना कहीं इस बात को जाहिर किया कि लोगों को यहाँ पर जो लोगों का मतलब इलेक्शंस का मैंडेट आया उसको कहीं ना कहीं उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए, और ये जो प्रोटेस्ट यहाँ पर चल रहा है उसको बंद करना चाहिए। और फुल सपोर्ट, फुल सॉलिडेरिटी यहाँ पर जो नए प्रेसिडेंट बने यहाँ पर मिस्टर लूला डी सिल्वा, उनके साथ इंडिया ने भी शेयर करी अलॉन्ग विद अदर कंट्रीज एज वेल, USA एंड अदर नेशंस। उन्होंने भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को रिआइटरेट किया कि हम जो है ब्राज़ील के साथ हैं। सो देखा जाए तो इंडिया का या ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के, हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके रिलेशन जेयर बोल्सोनारो के साथ भी बहुत अच्छे हैं। बट यहाँ पे क्या हुआ है, वो चुनाव हार चुके हैं, और हमारा इससे ये चीज़ दर्शाता है कि हमारा फोकस पर्सन पे नहीं है, हमारा फोकस जो है देश पे है। क्योंकि जब जेयर बोल्सोनारो थे उनके साथ भी अच्छे रिलेशंस थे हमारे, और अब जो नए प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट आए हैं लूला डी सिल्वा, उनके साथ भी कहीं ना कहीं हम जिस तरीके से सामंजस्य बिठाना चाह रहे हैं और हम जिस तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि हम वी आर विथ यू और हम चाहते हैं कि वापस से नॉर्मल से यहाँ पर ब्राज़ील में आए, तो उन सब चीज़ों के बारे में उससे दिखाता है कि इंडिया की डिप्लोमेसी किस तरीके से काम कर रही है। और ये जो पूरी कहानी हुई है कहाँ पर, ये ब्राज़ीलिया में, राइट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा अपन वर्ल्ड सेक्शन पे भी समझेंगे। दो दिस इज स्टेट न्यूज, बट यहां पे हुआ क्या है, तमिलनाडु गवर्नर वॉक्स आउट ऑफ हाउस एज CM ऑब्जेक्ट्स टू डेविएशन फ्रॉम स्पीच। सो यहां पे आपने काफी बार देखा होगा कि काफी सारे स्टेट्स में जो गवर्नर है और प्रेसिडेंट है उनके बीच में टसल चलता रहता है,
और इवन यूनियन टेरिटरीज में आपने दिल्ली का एग्जांपल देखा होगा, जहाँ से सीएम जो है अरविंद केजरीवाल जी और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर अभी विनय कुमार सक्सेना जी, ऐसे आपने कुछ केरला में भी देखा होगा, रिसेंटली बार बार यूनिवर्सिटीज़ के इश्यूज आते हैं। और इसी के साथ साथ आपने बाकी सारे कुछ स्टेट्स और स्पेशली आपने देखा होगा कि राजस्थान में हमने इस तरह के कुछ केसेस देखे जहाँ पे अशोक गहलोत जी का स्टांस चीफ मिनिस्टर जी का अलग रहता है और कलराज मिश्र जो वहाँ के गवर्नर है उनका स्टांस। हमने यही चीज़ वेस्ट बंगाल में भी देखी थी, जब अभी के जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑनरेबल जगदीप धनखड़ जी और अभी की जो चीफ मिनिस्टर है वेस्ट बंगाल की श्रीमती ममता बनर्जी जी, तो उनके बीच में किस तरीके का टसल यहाँ पर रहता था। तो अब यहाँ पर क्या हुआ है कि RN रवि जो तमिलनाडु के गवर्नर है, वो यहाँ पर जो तमिलनाडु की स्टेट असेंबली यहाँ पर चल रही थी, तो उसमें उनको स्पीच देनी थी, एक कॉन्स्टिट्यूशनली एक स्पीच थी और वो स्पीच गवर्नमेंट के द्वारा तैयार की गई थी, फिर उन्हीं के द्वारा उसको असेंट दी गई थी। अब यहाँ पर इशू क्या हुआ, वो गए वहाँ पे स्पीच देने और वहाँ पे जो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर है MK स्टालिन जी वो भी मौजूद थे और बाकी पूरी असेंबली वहाँ पर थी। तो हुआ क्या कि वो जो पूरी एक स्पीच थी जिसको ऑलरेडी यहाँ पर अप्रूवल यहाँ पर मिल चुका था, तो जब वो उन्होंने स्पीच देना स्टार्ट किया तो इनिशियली भी हमने देखा कि काफ़ी सारा प्रोटेस्ट उनके खिलाफ देखने को मिला, क्योंकि मैंने कहा ना कि काफ़ी बार मतलब स्पेशली तमिलनाडु भी उन स्टेट्स में आता है जहाँ पे जो गवर्नमेंट है और जो गवर्नर है दोनों के बीच में काफ़ी टसल यहाँ पर रहता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे उन्होंने स्पीच स्टार्ट करी, फिर जैसे स्पीच, तो ऐसा बताया जाता है कि उन्होंने काफ़ी सारे कुछ स्पीच का जो पार्ट है जहाँ पे ड्रेविडियन मूवमेंट्स और जो पुराने लीडर्स जो है तमिलनाडु उनकी जब जहाँ पे बात की जा रही थी तो उनको उन्होंने यहाँ पर हाईलाइट नहीं किया, उनको ऑन रिकॉर्ड यहाँ पे बातचीत उसकी नहीं करी और रादर उन पेजेस को यहाँ पे स्किप कर दिया। तो उसी के बाद क्या हुआ कि उनके खिलाफ यहाँ पे एक रेजोल्यूशन लाया गया और कहीं ना कहीं इसकी बात यहाँ पे MK स्टालिन जो चीफ मिनिस्टर है वहाँ पे उन्होंने करी। तो ये सब चीज़ें देखते हुए जब MK स्टालिन जी चीफ मिनिस्टर का जब यहाँ पे पूरा जो है एड्रेस यहाँ पर चल रहा था, तब RN रवि जी जो गवर्नर है उन्होंने क्या किया, जो असेंबली से वॉकआउट कर दिया। तो इसी वजह से यहाँ पे ये जो न्यूज़ है दैट तमिलनाडु गवर्नर वॉक्स आउट ऑफ हाउस एज CM ऑब्जेक्ट्स टू डेविएशन फ्रॉम स्पीच, क्योंकि जो एक्चुअल स्पीच थी जो उनको बोलनी थी और जो पूरी लिखित में थी और जो इवन ऑन टेबल भी थी, जो बाकी सारे जो मेंबर्स हैं उनको इवन ऑन टेबल भी उनको वो स्पीच पहुंचाई गई थी, तो उसमें और जो उन्होंने स्पीच बोली उसमें काफ़ी डिफरेंस था। मतलब कहने का मतलब कुछ जो पार्ट्स है उसको स्किप कर दिया गया था उनके द्वारा, उसी चीज़ को बताया गया। और फर्दर हम ये भी देखेंगे कि क्या ये ऐसा पहली बार केस हुआ या पहले भी हमने कुछ स्टेट्स में इस तरीके की न्यूज़ देखी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब। ओके, दिस इज द सिटी पार्ट, दिस वी कैन स्किप। Okay, so this was about that news. Ravi, first Tamil Nadu governor to skip portions of text of speech, but ऐसा पहली बार नहीं हुआ। हमने पहले भी देखा, केरला में भी इस तरीके की इंस्टांसेस हमें देखने को मिले जहाँ पे इस तरीके की स्पीच जब गवर्नर के द्वारा जब असेंबली में रखी जा रही थी, उनके द्वारा जब बोली जा रही थी, तो उसमें कुछ चीज़ों को यहाँ पर छोड़ दिया गया। तो उसी की बात यहाँ पे की गई। So today we'll be discussing 2 editorials and 2 opinions. So what the title of the first editorial says, the difficulties in determining age. So यहाँ पे ऑथर ने बात की है कि हम ये सब चीज़ें देखते हैं काफ़ी बार कि कोई पर्टिकुलर पर्सन है, अगर वो कन्विक्ट है, और यहाँ पे ऑथर ने जो एग्जांपल दिया है वो जम्मू कश्मीर के जो अभी कठुआ में लगभग 4 से 4.5 साल पहले एक जो रेप हुआ था उसमें जो विक्टिम था उसके खिलाफ ये बात करी है। तो अभी सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई कि उस समय वो माइनर था बट आज देखा जाए तो वो मेजर है, तो उस तरीके की रूलिंग यहाँ पर है। तो ऑथर ने यहाँ पर ये बताया कि ऐसे काफ़ी सारे केसेस हम देखते हैं जहाँ पे हमारे पास कोई प्रॉपर मतलब एविडेंस नहीं रहता कि उस पर्सन की एक्चुअल एज क्या है, और चूँकि हमारे देश में यहाँ पर ऐसा है कि 18 ईयर्स से कम के जो बच्चे होते हैं उनको माइनर कहा जाता है। उनके द्वारा अगर कुछ ऐसा इवेंट किया भी जाता है हीनस क्राइम, तो उनके ऊपर जो है जो काफ़ी सारे कहीं ना कहीं जो रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज होने चाहिए या जो लॉज इतने स्ट्रिंजेंट यहाँ पर उनके खिलाफ नहीं होते हैं, राइट। तो काफ़ी सारे रिलैक्सेशंस उनको होते हैं। तो इसी का फ़ायदा उठाते हुए काफ़ी बार बच्चे इस तरीके के इंसिडेंट्स करते हैं। और इसमें ऑथर ने एक और चीज़ को बात बोली कि हम स्कूल्स में, कॉलेजेस में या काफ़ी बार ऐसे इंसिडेंट देखते हैं जहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे अपनी जो एज है वो या ईयर ऑफ बर्थ है उसमें काफ़ी सारे डिफरेंस बताते हैं। तो यहाँ पे ऑथर ने ये बताया कि ये जो पर्सन है, जो विक्टिम है, जब उसके स्कूल कॉलेजेस में या इवन जब हमारे पास क्या क्या तरीके, या तो स्कूल कॉलेज की मार्कशीट्स के थ्रू हम पता कर सकते हैं कि क्या ये बच्चा यहाँ पढ़ा है या उसका ईयर ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ क्या है। बट यहाँ पे जब इस चिल्ड्रन को, इस चाइल्ड को के बारे में जब पता किया गया हॉस्पिटल में, तो पता चला कि जो जिस नाम से जिस डेट पे इस बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है
उस डेट पे तो उस हॉस्पिटल में या उस पूरे रीजन में, मतलब उस गांव में किसी बच्चे का जन्म हुआ ही नहीं। तो कहने का मतलब कि डेफिनेटली ये पक्का है कि उस पर्टिकुलर न्यूज़ में वो जो बच्चे का जो डिटेल्स डाला वो कहीं ना कहीं गलत है, राइट। तो क्या ये केवल डेट्स पे होता है, इवन ईयर्स में भी होता है। काफ़ी बार ईयर्स, साल भी लोग छुपाते हैं। इवन गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में काफ़ी बार हम इस तरीके के इंस्टांसेस देखते हैं। तो इसी चीज़ को ऑथर ने यहाँ पर हाईलाइट किया है कि एक बहुत बड़ा इशू है और इसके लिए सरकार को काम करना चाहिए। और सरकार ने जिस तरीके से यहाँ पर जो है, क्योंकि देयर आर सर्टेन टूल्स कि आप, जैसा मैंने आपको बताया, स्कूल कॉलेजेस इसके थ्रू पता कर सकते हैं। आप लोकल जो गवर्नमेंट है, पंचायत है, उनके पास जो रिकॉर्ड्स है, हॉस्पिटल जो है, उनके थ्रू पता कर सकते हैं। बट उसकी ऑथेंटिसिटी, कोई भी ऐसा अपने पास फुल प्रूफ ऐसा तरीका नहीं है जिससे हम एक्चुअल में डिटरमाइन कर सके कि एक्चुअल एज क्या है। क्योंकि इस तरीके के क्राइम्स अगर लोगों के द्वारा, बच्चों के द्वारा किए जाते हैं और उनको यहाँ पर कहीं ना कहीं जो हमारा कानून है वो कहीं ना कहीं बचाता है, रीजन भी कि आप अभी माइनर कैटेगरी में आप मेजर नहीं हुए तो कहीं ना कहीं गलत है। तो ऑथर ने यहाँ पर कुछ सजेशंस भी दिए कि क्या क्या हम कर सकते हैं, किस किस तरीकों से यहाँ पे हेल्प हो सकती है। तो एक यहाँ पे ऑथर ने बताया कि ऑसिफिकेशन टेस्ट एक कहीं ना कहीं रोल प्ले कर सकता है इन डिटरमाइनिंग की एक्चुअल एज क्या है उस बच्चे की, राइट। इसी के साथ साथ यहाँ पे बताया कि काफ़ी सारे कुछ लोगों के जो एक्सपर्ट्स हैं उनके भी यहाँ पे जो है एग्जांपल्स यहाँ पे ऑथर ने साइट किए कि उनके द्वारा समय समय पर इस चीज़ को रिआइटरेट किया गया कि ये इतना ईजी नहीं है, मतलब एक्चुअल डिटरमाइनिंग, बट आपके पास एक सॉलिड प्रोसीजर होना चाहिए, तभी जाके आप उसको पता कर सकते। क्योंकि अदरवाइज ये पता करना कि किसके द्वारा ये क्राइम किया गया और कौन इसमें इन्वॉल्व है और क्या वो जो पर्सन उसमें इन्वॉल्व है वो उसकी जो एज ग्रुप है वो उसमें सच में उसमें मतलब लाई करता है या नहीं करता। तो इन सब चीज़ों के लिए ऑथर ने हाईलाइट किया। प्लस ऑथर ने यहाँ पर बोला कि सरकार को यहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट को और इंडियन गवर्नमेंट को यहाँ पर एक्शन लेना चाहिए कि किस तरीके से एक फुल प्रूफ मेथड हमारे यहाँ पे हो सके, सो दैट इट विल डेफिनेटली हेल्प अस इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो। ठीक है, चलिए सेकेंड एडिटोरियल की बात करते हैं। सेकेंड एडिटोरियल इज टॉकिंग अबाउट स्टेप टुवर्ड्स फाइटिंग करप्शन। सो यहाँ पे ऑथर ने बात की है कि अभी भी सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर एक जजमेंट आया, उसको यहाँ पे ऑथर ने रखा है, दैट इज नीरज दत्ता वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली, एनसीटी ऑफ दिल्ली। तो उसमें क्या बोला है, द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट केम डाउन हेवीली ऑन करप्शन अमंग पब्लिक सर्वेंट्स इन द कंट्री। देखिए, करप्शन हमारे देश में एक बहुत बड़ा एविल है और ये अपने आप में जिस तरीके से हमारे देश को खोखला करा है, क्योंकि आप किसी भी सेक्टर में जाते हैं, यहाँ पर ऑथर ने भी इसी चीज़ को रिआइटरेट किया, उस चीज़ के बारे में हाईलाइट किया कि काफ़ी सारे सेक्टर्स ऐसे जहाँ पे आपको बिना करप्शन के या बिना रिश्वत के आपका काम ही नहीं होता। इवन छोटा सा एक डॉक्यूमेंट बनाना है या कुछ आपको, आप बिजनेस रिलेटेड काम कर रहे हो या पर्सनल कुछ काम कर रहे हो, आपका डॉक्यूमेंट, बर्थ सर्टिफिकेट या कुछ भी आप डॉक्यूमेंट्स के लिए यहाँ पर जा रहे हो या किसी भी सरकारी ऑफिस में जा रहे हो, तो आपको क्या पहला काम करना पड़ेगा, उनको रिश्वत देनी पड़ेगी, तभी जाके आपकी फाइल आगे पहुँचेगी या खिसकेगी। तो उसी चीज़ को ऑथर ने बताया कि अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का जो एक जजमेंट आया उसमें यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात बोली कि पब्लिक सर्वेंट्स की अगर बात की जाए तो पब्लिक सर्वेंट्स के ऊपर एक्शन यहाँ पर लिया जाना चाहिए अगर उनके द्वारा इस तरीके के क्राइम्स किए जाते हैं, स्पेशली करप्शन। और उसमें जितना कहीं ना कहीं उनका दायरा बढ़ाया जाता है, क्योंकि अभी क्या होता है कि अगर वो पूरा प्रोसीजर होता है कि उस तरीके से पूरा करप्शन पे अगर उनके ऊपर एलिगेशन है तो प्रॉपर प्रोसीजर रहता है, तो उसको कहीं ना कहीं शॉर्टन अप करने की यहाँ पर बात की। क्या बोला इस न्यूज़ में, that came down heavily on corruption among public servants in the country and lowered the bar for the quantum of evidence required to convict persons charged with corruption। मतलब आप उसके इतने सारे एविडेंस मत ढूंढो कि कहीं ना कहीं कहते हैं ना अपन, डिलेइंग जस्टिस इज इनजस्टिस, तो वैसा ना हो जाए। क्योंकि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है, वो उसके ऑफिशियल कैपेसिटी में काम कर रहा है और ऐसे में उसके द्वारा यहाँ पर करप्शन लिया जा रहा है, तो अपने आप में वो बहुत गलत चीज़ है। और उसके लिए यहाँ पर जो जिस तरीके से समय लगता है और कहीं ना कहीं इतना अगर डिले होगा तो कहीं ना कहीं दैट इज नॉट गोइंग टू बी फीजिबल फैक्टर, राइट फैक्टर। तो उसी चीज़ को यहाँ पर ऑथर ने बोला है कि हमें यहाँ पर, और ये जो केस है, इस पूरी रूलिंग के बारे में भी ऑथर ने इसके बारे में पूरा समझाया है कि क्या हुआ था इस केस में और किस तरीके से उस पब्लिक सर्वेंट को यहाँ पे पकड़ा गया और किस तरीके से पूरी यहाँ पर कहानी हुई। तो अगर इस पर्टिकुलर एडिटोरियल का अगर हमको क्रक्स समझना है तो हमें ये पता होना चाहिए कि करप्शन की जो स्थिति है हमारे देश में, कि हम हालांकि सरकार के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा काफ़ी सारे प्रयास किए जा रहे हैं, बट फिर भी एक बहुत बड़ी कहीं ना कहीं कह सकते हैं ना कि एक
बहुत बड़ी जीत हमें इसमें यहाँ पर नहीं मिली। हालांकि काफ़ी करप्शन को कर्व करने में काफ़ी जिस तरीके की कोशिशें की जा रही है दैट आर हेल्पफुल, बट फिर भी अगर हम देखते हैं काफ़ी सारे सेक्टर जैसे जहाँ पे अभी भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर करप्शन होता है, तो उसी चीज़ को यहाँ पर ऑथर ने बताया। लास्ट में ऑथर ने ये भी बोला करप्शन एवरीवेयर के ऑथर के अकॉर्डिंग जिस तरह की सिचुएशन है, आप कहाँ पर भी जाइए हमारे देश में सिचुएशन बहुत ख़राब है और करप्शन कहीं ना कहीं हर जगह है, अगर आप किसी भी सेक्टर में यहाँ पर जाएँ, इस चीज़ को भी ऑथर ने यहाँ पर बताया। ठीक है, चलिए अब ओपिनियन पे आ जाते हैं। सो व्हाट द टाइटल ऑफ द फर्स्ट ओपिनियन सेज, टाइम टू काउंट द सेंसस इज टू वाइटल फॉर द गवर्नमेंट टू डिले इट एनी फर्दर। सो सेंसस के बारे में जो आज का एक्सप्लेन्ड है उसके बारे में उसमें भी हम पढ़ेंगे कि सेंसस क्या होता है, किस तरीके से यहाँ पर किया जाता है। बट यहाँ पे ऑथर का जो ओपिनियन है उसकी बात करते हैं कि सेंसस 2021 में होना था, कोविड आ गया था और जिस तरीके से यहाँ पर चीज़ें यहाँ पर चली और उसके बाद वैक्सीनेशन हुआ और फिर यहाँ पे हमने अलग अलग वेव्स देखी, तो इसको डिले करना बिल्कुल जस्टिफाइड था। ठीक है, बट ऑथर ने यहाँ पर ये बोला कि अब और अगर इसको फर्दर डिले किया जाएगा तो हमारी जो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ हैं, जिस तरीके से हम काम कर सकते हैं, किस तरीके से गवर्नमेंट को रूल्स रेगुलेशंस फ्रेम करने या आगे फ्यूचर प्लानिंग करनी, तो उसके लिए यहाँ पे जो डेटा कलेक्ट किया जाता है थ्रू सेंसस हर 10 साल में, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अभी हमारे पास जो डेटा है वो 2011 का डेटा है, राइट, लगभग 12 साल पुराना डेटा। तो अगर अभी फ्रेश डेटा जब तक हमारे पास नहीं आएगा तब तक हमारे लिए पॉलिसीज़ बनाना कहीं ना कहीं, क्योंकि हम पॉलिसीज़ तो बनाएंगे लोगों के लिए, बट वो कहीं ना कहीं अजम्पशन, काफ़ी सारे हाइपोथेसिस को दिमाग में रखते हुए, काफ़ी सारे अजम्पशंस को दिमाग में रखते हुए तभी ये पॉसिबल हो पाएगा, राइट। तो ऑथर ने यहाँ पर ये बोला कि इसका कितना यहाँ पर इंपॉर्टेंस है और इसको अगर और डिले किया गया, क्योंकि अभी यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पर इस बारे में आता है कि एटलीस्ट सितंबर तो ये स्टार्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि जिस तरीके से बाउंड्रीज यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट्स की और सबकी बढ़ाई जाती है, उसको यहाँ पर क्या किया गया, एटलीस्ट जुलाई 1 तक यहाँ पर रोक दिया गया। तो 3 महीने का वो समय रहता है। फिर नेक्स्ट ईयर क्या होने वाला है, जनरल लोकसभा इलेक्शंस आ जाएंगे अप्रैल में 2024 में। तो इसी वजह से ऑथर ने यहाँ पर बताया कि इसको और डिले करेगी अगर सरकार, तो ये सभी के लिए नुकसान की बात है, इसमें कोई फायदे वाली बात नहीं है। रीज़न नहीं कि पॉलिसीज़ बनाने में ये बहुत यहाँ पर इंपॉर्टेंट पिवटल रोल यहाँ पर प्ले करेगा। तो इसके बारे में और भी हम समझेंगे अपने एक्सप्लेन में, ठीक है। देन सेकंड इज अबाउट द सेम सेक्स मैरिज, जिसके बारे में अभी सरकार ने रूलिंग आई थी यहाँ पर। सो क्या बोलता है न्यूज़, ग्लिमर ऑफ होप, सुप्रीम कोर्ट मस्ट प्रोवाइड अ डेफिनेटिव डायरेक्टिव ऑन द राइट्स ऑफ सेम सेक्स प्रिंसिपल्स। सो यहाँ पे बात की गई है कि सेम सेक्स मैरिज के रिगार्डिंग, क्योंकि काफ़ी सारी पिटिशंस कुछ स्टेट्स में आ रही थी, तो उसके बाद क्या किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया। अगर अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग हाई कोर्ट्स में अगर अलग अलग रूलिंग यहाँ पर दी जाएगी, डिसीजन दिया जाएगा, तो वो कहीं ना कहीं यूनानिमिटी नहीं होगी, एम्बिग्यूटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच है, 3 जजेस की बेंच, जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी वो भी उसमें इस बेंच में थे, तो उन्होंने यहाँ पर ये बोला कि हम क्या कर रहे हैं, सरकार को बोल रहे हैं कि जितनी भी पिटिशंस है आप 15 फरवरी तक का समय आप उस पर काउंटर पिटिशन यहाँ पर फाइल कर सकते हैं, और 13 मार्च को हम इस पर डिसीजन यहाँ पर लेंगे। और जितने भी लोग अलग अलग स्टेट से इसके रिलेटेड यहाँ पर से जुड़े हुए हैं या जिन्होंने पिटिशन फाइल करी है, वो क्या कर सकते हैं, इवन वर्चुअली भी यहाँ पर जुड़ सकते हैं। तो ऑथर ने इसमें यही बताया कि देयर आर सर्टन कंट्रीज जहाँ पे ऑलरेडी सेम सेक्स मैरिज, नियरली 30 to 33 कंट्रीज आ देयर जहाँ पे सेम सेक्स मैरिज ऑलरेडी लीगल है। तो यहाँ पे इंडिया को भी इससे रिलेटेड यहाँ पर कानून बनाना चाहिए, सो दैट जो ये कम्युनिटी है उनके लिए और बेटर हो सके, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है कि वो शादी के लिए जो रजिस्ट्रेशन है उसके लिए हिंदू मैरिज एक्ट में जाए, और यहाँ पे जो लोग हैं वो चाहते हैं कि हमको स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अंतर्गत यहाँ पर डाला जाए। तो ये सब जो इश्यूज आ रहे हैं उनको केटर यहाँ पर तभी किया जाएगा, और स्पेशली जो LGBT कम्युनिटी के लिए जो यहाँ पे सरकार ने जिस तरीके के डिसीजन लिए उनको भी यहाँ पर ऑथर ने हाईलाइट किया। बट यहाँ पे इस पर्टिकुलर ओपिनियन का मेन क्रक्स यहाँ पर ये है कि ऑथर का ऐसा मानना है कि सेम सेक्स मैरिज के लिए जो अभी सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया वो बहुत अच्छा है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें हस्तक्षेप किया, इंटरवीन किया, और 13 मार्च को यहाँ पर इससे रिलेटेड यहाँ पर प्रोसीडिंग्स फिर से यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। देन एज आई टोल्ड यू एक्सप्लेन पार्ट में हम पढ़ेंगे अबाउट द सेंसस। सो यहाँ पे क्या क्या बताया गया, सो व्हाट द टाइटल सेज, द डिले इन द डेसेनियल सेंसस। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड डेसेनियल, डेसेनियल का मतलब वंस इन एवरी 10 ईयर्स, जो चीज़ हर 10 साल में एक बार होती है, दैट इज डेसेनियल। तो हमें पता है 1881 से हमारा सेंसस स्टार्ट हुआ और हर 10 साल में 1891 से लेकर 2011 तक कंटिन्यूस बेसिस पे यहाँ पे हर 10 साल में सेंसस हुआ, और 2021 का सेंसस नहीं हुआ हो पाया। क्या सरकार में इसकी मंशा नहीं थी, सरकार नहीं चाहती थी कि सेंसस हो? ऐसा नहीं है। ऑलरेडी जो मिनिस्टर है सरकार की, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स श्री नित्यानंद राय जी, उन्होंने पहले ही राज्यसभा में यहाँ पर
पर बता दिया था कि हमने 2 फेजेस में इसको करने का यहाँ पर सोचा है, और जो टाइम पीरियड रखा है अप्रैल 2020 से मार्च 2021 रखा है। तो सरकार ने अपनी मंशा जाहिर करी थी कि दे आर डेफिनेटली गोइंग फॉर दिस सेंसस, और जो मैंडेटरी भी है। बट यहाँ पे अब जिस तरीके से यहाँ पर डिले हो रहा है उसको यहाँ पर इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में बताया गया कि इसकी हिस्ट्री क्या है, सेंसस क्या होता है, किस तरीके से हर 10-10 साल में डेटा कलेक्ट किया जाता है, एनपीआर क्या होता है, और क्यों इसको 2-2 फेजेस में किया जाता है, और क्या इसका रिजल्ट निकलता है। रिजल्ट हमने अभी भी डिस्कस किया था कि किस तरीके से लॉन्ग टर्म प्लानिंग में बहुत ज़्यादा यहाँ पर फैसिलिटेट करता है, हेल्प करता है। और अगर किसी भी देश को साउंड रॉबस्ट पॉलिसी मैकेनिज्म यहाँ पर बनाना है तो ये बहुत हेल्पफुल हो जाता है कि आपके पास प्रॉपर डेटा हो, क्योंकि आपके पास प्रॉपर अगर डेटा नहीं होगा तो दैट वुड बी वेरी अनक्लियर काइंड ऑफ ए थिंग कि आप किस तरीके से उसमें आगे बढ़ रहे हैं। तो ऑथर ने यहाँ पर ये भी बताया, प्लस यहाँ पे ये बताया कि अभी भले ही यहाँ पर केसेस थे, बट देयर आर सर्टेन कंट्रीज लाइक यूएसए, यूके, चाइना, बांग्लादेश, उन्होंने क्या किया, अपना एटलीस्ट पूरा सेंसस डेटा रिवील नहीं किया, बट एटलीस्ट काउंट तो यहाँ पर कर दिया इवन आफ्टर कोविड पेंडेमिक। तो ये भी ऑथर ने बताया। सेंसस कैसे किया जाता है, मैंने कहा फेजेस में, जो मैंने आपको बताया। देन हाउ मेनी टाइम्स हैज 2000 सेंसस हैज बीन डिलेड। तो यहाँ पे सेंसस मैंने जैसा बोला कि अभी तक डिले नहीं हुआ है, मतलब 2021 वाला हुआ नहीं है सेंसस, बट 2011 से 11 तक अभी तक जो सेंसस है वो कंटिन्यूसली 1881 से यहाँ पर हमारे देश में होता रहा है। बट अभी यहाँ पर जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो होम अफेयर्स के नित्यानंद राय जी, उन्होंने जिस तरीके से राज्यसभा में इस चीज़ के बारे में इन्फॉर्म भी किया था, प्लस यहाँ पे आने वाले समय में क्योंकि कुछ डेटा जो है अभी आपने अगर सुना होगी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें टोटल फर्टिलिटी रेट और काफ़ी सारी डिटेल्स उसमें आए थे, NFHS 4, NFHS 5 में हमने देखा था। तो अब यहाँ पर सरकार के पास जो पॉलिसी बनाने के लिए जो बेस है वो काफ़ी सारी ज़्यादा डिपेंडेंसी NFHS जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हमारे देश में हुआ उस पर भी हो चुकी है। तो उसको कहीं ना कहीं, क्योंकि वो इतना फुल प्रूफ नहीं है, क्योंकि देखिए देयर इज ऑलवेज अ डिफरेंस बिटवीन इफ यू आर गोइंग फॉर अ सेंसस और अ सैंपल। सेंसस में आप पूरी पॉपुलेशन को कहीं ना कहीं उसमें इंक्लूड करते हो, और सैंपल में आप कुछ चुनिंदा लोगों को यहाँ पर कहीं ना कहीं उस पॉपुलेशन में लेते हो, वो आपकी टारगेट पॉपुलेशन होती है। तो आप एक सैंपल के बेसिस पे पूरा उस चीज़ को जनरलाइज नहीं कर सकते, हालांकि वो एक आपको बेसिस दे देगा, बट उसका पूरा फुल प्रूफ होना वो कहीं ना कहीं मुश्किल है। बट सेंसस जो होता है जहाँ पे हमारे लाखों एनुमरेटर्स जो होते हैं वो थ्रू क्वेश्चन है अलग अलग तरीक़ों से, जिस तरीके से लोगों के पास जाते हैं, उनसे पूरा डेमोग्राफी, उनकी एज, नंबर, मतलब सारी डिटेल्स उससे लेते हैं। तो और फिर उसको कंपाइल किया जाता है, टेबुलेशन होता है, फिर उसका एनालिसिस होता है थ्रू डिफरेंट सॉफ्टवेयर, और फाइनली जो है सेंसस का डेटा रिवील यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट में भी ये बताया कि इसको यहाँ पर और डिले करना और ज़रा मुश्किल हो जाएगा, और क्या इसकी पॉसिबिलिटी है अभी होना, उस पर भी यहाँ पर संशय है। रीज़न नहीं कि नेक्स्ट ईयर, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें साल भर का समय लगता है, 11 महीने का अगर सेंसस होना है तो सितंबर तक ये जिस तरीके से रोक दिया गया है, तो सितंबर से रोकने के बाद अक्टूबर से स्टार्ट भी होता है, तो फिर भी पॉसिबल नहीं है कि ये नेक्स्ट ईयर तक कंप्लीट होगा। रीज़न नहीं कि बीच में लोकसभा के इलेक्शन आ जाएंगे, तो अभी थोड़ा सा अनलाइकली लग रहा है कि क्या ये सेंसस सरकार के द्वारा मतलब किया जाएगा या नहीं, फॉर द टाइम बीइंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, ठीक है। सो जैसा हमने कल डिस्कस भी किया था कि 9 जनवरी को हम प्रवासी भारतीय दिवस यहाँ पर मनाते हैं, और ये क्यों मनाते हैं, क्योंकि कल ही के दिन 9 जनवरी 1915 को राष्ट्रपिता हमारे महात्मा गांधी जी वो साउथ अफ्रीका से यहाँ पे भारत आए थे। इसी वजह से हम जो है प्रवासी भारतीय दिवस यहाँ पे मनाते हैं। तो जो इसमें 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस जो इस बार इंदौर शहर में यहाँ पर हो रहा है मध्य प्रदेश में, तो वहाँ पे हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर आए थे, तो उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर बताई किस तरीके से जो कहीं ना कहीं हमारे NRIs हैं जो बाहर रहते हैं, जो इंडियंस हैं जो फॉरेन में एक तरीके से हमारे देश का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, और इंडियन डायस्पोरा एक तरीके से इतना मजबूत हो रहा है, प्लस उनको एक फैमिली वाली फीलिंग यहाँ पर कहीं ना कहीं दी है कि आप, क्योंकि हमने देखा था पहले भी जहाँ जहाँ पे हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जाते हैं तो वो इंडियन कम्युनिटी को एड्रेस करते हैं, और उनमें कहीं ना कहीं एक सामंजस्य, स्पेशली उन्होंने यही बताया कि पिछले 8-9 साल में हमने काफ़ी कोशिश करी है कि किस तरीके से जो हमारे लोग हैं जो फॉरेन में रहते हैं उनके साथ एक बहुत बेहतर यहाँ पर कनेक्ट बनाया जा सके। प्लस उन्होंने G20 समिट की यहाँ पर बात करी, जिस तरीके से इंडिया को प्रेसिडेंसी मिले, और किस तरीके से इंडिया यहाँ पर डेवलपमेंट, इकोनॉमी, वैक्सीनेशन, सब चीज़ पे जिस तरीके से काम कर रहा है, उन सब चीज़ों के बारे में हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने इस पर्टिकुलर एड्रेस में यहाँ पे बताया। और यहाँ पे अभी जो आपने सेलिब्रेट किया दैट वाज 17th प्रवासी भारतीय दिवस। ये पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए 17 प्रवासी भारतीय दिवस इंदौर शहर में इस बार मनाया गया। ओके,
अनदर इंपॉर्टेंट न्यूज, ये टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमने पहले डिस्कस किया है। अपोजिशन पार्टीज फ्ले इस इलेक्शन कमीशन रिमोट वोटिंग प्लान। सो अभी हमने जिस तरीके से डिस्कशन किया भी था हमारे पिछले कुछ न्यूज़पेपर एनालिसिस में कि यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने ये इसका ड्राफ्ट तैयार किया है कि हम रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के साथ आना चाहते हैं। तो इसके तहत अंतर्गत होगा क्या कि रिमोट वोटिंग इसके तहत होगा क्या, रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के तहत क्या है कि अगर कोई माइग्रेंट वर्कर है जो दूसरे स्टेट में यहाँ पर काम कर रहा है तो उसको अपने होम स्टेट में या कॉन्स्टिट्यूंसी में जाने की ज़रूरत नहीं है, वो वहाँ पे बाहर रहते हुए भी उस सिटी में रहते हुए उस दूसरे स्टेट में रहते हुए भी वोटिंग कर सकते हैं। तो सिंगल ईवीएम लगभग 72 कॉन्स्टिट्यूंसीज को मैक्सिमम यहाँ पर वोटिंग्स हो पाएगी। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि 16 जनवरी डेट डिसाइड की गई जहाँ पर इलेक्शन कमीशन पूरा उसके बारे में बताएगा, पूरी डिटेलिंग होगी किस तरीके से प्रोसेस रहेगा, और 31 जनवरी को यहाँ पर सभी पार्टीज़ को यहाँ पर डिसीजन लेना है कि इसमें आगे बढ़ना है या नहीं। तो जैसे ये डिसीजन आया था कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने इसको बहुत सपोर्ट किया कि अच्छा होगा, हमारा जो वोटर टर्नआउट रेशो है उसमें डेफिनेटली बहुत अच्छा इंक्रीज हमें देखने को मिलेगा। बट यहाँ पे कुछ पॉलिटिकल पार्टीज, कांग्रेस पार्टी की मैं बात करूँ, डीएमके जो तमिलनाडु में भी सरकार में है, या फिर ममता बनर्जी जी की पार्टी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, शिवसेना एंड एनसीपी ऑफ महाराष्ट्र, इन सब पॉलिटिकल पार्टीज ने बताया कि इस पर्टिकुलर मीट के बाद अगर ये रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन चालू होता है, इसकी शुरुआत होती है, तो हम जो बोलते हैं कि हमारे देश में इलेक्शंस फ्री एंड फेयर होने चाहिए, तो वैसा नहीं होगा। ये एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंटेरियन है डीएमके के, उनके द्वारा इस न्यूज़ में ही बताया गया कि अगर आप चाहते हैं हमारे देश में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो तो इस तरीके की चीज़ों को यहाँ पर नहीं लाना चाहिए। बट अगर हम बात करते हैं जब वोटर टर्नआउट रेशो हमारे देश में लोकसभा इलेक्शन 2019 में लगभग 64-65% था, दैट मीन्स 2/3 ऑफ आर पॉपुलेशन, जो एलिजिबल पॉपुलेशन है उन्होंने ही वोट किया, तो हम कह सकते हैं कि अगर इफ देयर आर 3% दैट वर एलिजिबल फॉर वोट, तो केवल 2 ही लोगों ने वोट दिया। तो उसके रीजंस काफ़ी सारे हो सकते हैं। तो अगर इस तरीके का स्टेप यहाँ पर सरकार के द्वारा, इलेक्शन कमीशन के द्वारा इनिशिएट किया जाता है, तो यहाँ पर जो इंडियन गवर्नमेंट है, सरकार है, यूनियन गवर्नमेंट, उसने तो डेफिनेटली इसको कहीं ना कहीं इस चीज़ पे कहीं ना कहीं सहमति जाहिर करी कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, और डेफिनेटली इसका फ़ायदा हुआ कि हमारे जो वोटर टर्नआउट रेशो है या और ज़्यादा कहीं ना कहीं लोग अपना जो अधिकार है, वोट का अधिकार है, उसका यूज़ कर पाएंगे। और इसी के साथ साथ कुछ और पॉलिटिकल पार्टीज है, स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज, उन्होंने भी इसको यहाँ पर सपोर्ट किया, इस पर्टिकुलर मूव को। सो दिस न्यूज़ वॉज अबाउट जोशीमठ, जिसके बारे में हमने कल डिस्कस किया कि जो उत्तराखंड में हमारे ये जो जगह है जोशीमठ तीर्थ स्थान है, यहाँ पर किस तरीके के, क्योंकि ये 6000 मीटर अबव है, और वहाँ की जो सिचुएशन हमने पहले भी देखा है कि इस तरीके के क्रैक्स यहाँ पर घरों में, और वहाँ के जो रोड्स है काफ़ी सकड़े, काफ़ी छोटे रोड्स है, इतनी इन टर्म्स ऑफ वेट इतने बड़े रोड्स नहीं है, तो काफ़ी सारे क्रैक्स हमने देखे। तो उसके बाद यहाँ पर सरकार क्या कर रही है, सरकार ने एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर बुलाई है, पीएमओ में मीटिंग हुई है, तो उसके बाद फाइनली डिसीजन लिया जा रहा है कि लोगों को सेफ जगह यहाँ पर रिलोकेट किया जाए, ताकि जो इश्यूज़ हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके की सिचुएशन वहाँ पर हो रही है, लोगों के कहीं ना कहीं जान पे आ पड़ी है, क्योंकि जो स्थिति वहाँ पर हो रही है, तो इसी वजह से सरकार ने यहाँ पर क्विक एक्शन लिया, और इसी के लिए लोगों को फिर से यहाँ पर सही तरीके से रीसेटलमेंट यहाँ पर हो रहा है। चलिए, then on the world section, as I told you, we'll be discussing 2 news. First is about ब्राज़ील, जिसका हमने डिस्कस किया था कि ब्राज़ील के जो लोग हैं वो क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि ब्राज़ील की जो स्थिति है, वहाँ पे जो नए प्रेसिडेंट यहाँ पर बनाए गए, तो जो पुराने इनकम्बेंट प्रेसिडेंट थे उनका जो वोटर बेस है या उनके जो लोग हैं, उनके सपोर्टर्स हैं, वो ऐसा नहीं चाहते, और उनका ऐसा मानना है कि जिस तरीके के इलेक्शंस हुए वो यहाँ पे गलत हुए। इसी वजह से प्रोटेस्ट यहाँ पर बहुत हो रहा है। काफ़ी सारे देशों के लोगों ने, जो प्राइम मिनिस्टर्स है और जो हेड ऑफ द स्टेट है, उन्होंने सपोर्ट किया ब्राज़ील को कि हम चाहते हैं कि आपके देश में फिर से यहाँ पर शांति आए, और हम हर संभव मदद को यहाँ पर तैयार हैं। और यहाँ पे ब्राज़ील की अगर मैं बात करता हूँ, तो ब्राज़ील में जो स्थिति, उसके बाद जो लूला डिसिल्वा है, अभी नए जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने बोला है कि हम यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं सभी अथॉरिटीज़ से, और यहाँ पे जो जेयर बोल्सोनारो है, उनका भी यहाँ पर बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि वही यहाँ पर कहीं ना कहीं अपनी जो भीड़ है या उनके जो लोग हैं उनको उकसा रहे हैं, और इस तरीके के हीनस अटेम्प्ट्स यहाँ पर हो रहे हैं। तो क्या ये अटेम्प्ट्स पहली बार है? नहीं,
आपने जनवरी 6, 2021 में हमने देखा था जब यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुए थे और जब डोनाल्ड ट्रंप भी चुनाव हार गए थे, उस समय के जो प्रेसिडेंट थे, और जो बाइडन को चुनाव में जीत मिली थी, तो उसके बाद ही हमने इस तरीके के अटैक्स देखे थे और इवन कैपिटल हिल में डोनाल्ड ट्रंप के जो समर्थक है वो वहाँ पर पहुँच गए थे। तो ये सब कहीं ना कहीं जब हम बात करते हैं कि यूएसए जो वर्ल्ड की ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है और इवन ब्राज़ील भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो इवन देन जब हम देखते हैं कि इलेक्शंस का जब रिजल्ट आता है तो लोग वहाँ पर उस चीज़ को सपोर्ट नहीं करते हैं, नॉट इवन पब्लिक बट इवन जो वहाँ के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो उस चीज़ को सपोर्ट नहीं करते। बट स्पेशली अगर हम इन कॉन्ट्रास्ट अगर इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में इस तरह की सिचुएशन नहीं है। जो पब्लिक का मैंडेट होता है उसको सभी पॉलिटिकल पार्टीज, ना केवल बीजेपी कांग्रेस बल्कि सभी स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज उसको कहीं ना कहीं एसेंट यहाँ पर देती है। तो एक हेल्दी डेमोक्रेसी को यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट दिस इज अबाउट चाइना। सो आपने काफ़ी बार इस पर्सन को यहाँ पर देखा होगा, दैट इज चाइना पोस्ट वॉल्फ वॉरियर ऑफिशियल टू बॉर्डर अफेयर्स डिपार्टमेंट। सो चाइना के फॉरेन मिनिस्ट्री के जो स्पोक्स पर्सन थे अभी तक, जाओ लीजियन, उनको क्या किया गया, जो चाइना ने थोड़ा सा और कहीं ना कहीं लाइमलाइट से दूर करते हुए जो इनकी जो बॉर्डर अफेयर्स डिपार्टमेंट है उसमें यहाँ पर नंबर 3 का यहाँ पर पर्सन बता दिया है और उसमें यहाँ पर उनको इंडक्ट कर दिया है। सो इनकी अगर बात की जाए तो हमने काफ़ी बार देखा कि इनके द्वारा जिस तरीके के कमेंट्स किए जाते हैं अगेंस्ट इंडिया, और स्पेशली हमने जब से गलवान वैली वाला इशू देखा है उसके बाद भी, तो काफ़ी बार जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है चाइना की उसकी तरफ से ऑफिशियल जो स्पोक्स पर्सन है ये, उन्होंने काफ़ी बार, क्योंकि इनका जो अटैक है मतलब मोड ऑफ टॉकिंग और जिस तरीके से हम देखते हैं वो काफ़ी ऑफेंसिव वे में ही टॉक। सो अब जिस तरीके से यहाँ पर ये अपॉइंटमेंट हुआ है तो उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि ये जो है जाओ लीजियान, उनको अब आप नॉर्मली जिस तरीके से हम देखते हैं कि एज ए स्पोक्स पर्सन हम उनको देखते थे, अब वो कहीं ना कहीं बॉर्डर्स जो अफेयर्स डिपार्टमेंट है उसमें कहीं ना कहीं उनको यहाँ पर इंडक्ट कर दिया गया है, ठीक है। चलिए, सो दिस वाज अबाउट द वर्ल्ड सेक्शन। इन द इकोनॉमी सेक्शन आई डिडंट फाइंड एनी न्यूज़ इन टुडेज न्यूज़पेपर एज वेल। So herein I conclude with today's analysis. So that's all from my side. Thanks for watching.